हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि केतु देव पंचम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, पंचम भाव का संबंध है हमारी क्रिएटिव स्किल से, क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, बुद्धि से, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन से, सर्टिफिकेशन से। और पंचम भाव का संबंध है हमारी लव लाइफ से, रोमांटिक लाइफ से, और स्पेकुलेटिव गेन से, अनसर्टेन गेन से। अनसर्टेन गेन्स वो होते हैं जो हमें आउट ऑफ द वे मिलते हैं, सडन मिलते हैं, और या किसी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में या इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं। और पंचम भाव का संबंध हमारे संतान से भी है, क्योंकि इसे जो है संतान भाव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इतनी सारी चीजें हैं, और पूर्व पुण्य हाउस भी इसे कहते हैं। रीजन बीइंग कि जो हमारे पिछले जन्मों के कुछ अच्छे या बुरे कर्म हैं, उसका फल हमें इसी हाउस से ही मिलता है। तो यहाँ केतु देव आ गए, 9 नंबर राशि में बैठे हुए हैं यहाँ केतु देव, क्योंकि यहाँ जुपिटर की 9 नंबर राशि है जो कि अग्नि राशि है। और 9 नंबर राशि है हमारी हायर नॉलेज की, फिलॉसफी की, हायर एजुकेशन की, और फॉरेन ट्रैवल्स की। और 9 नंबर राशि है हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की, स्पिरिचुअलिटी की, और धार्मिक गतिविधियों की राशि है हमारे पिता की या हमारे गुरुओं की। तो ये सारी चीज़ें जो हम 9 नंबर राशि से देखते हैं। केतु यहाँ आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर केतु आपको एक फिलॉसफिकल बेंड ऑफ माइंड देगा। आप कुछ न कुछ फिलॉसफिकल अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में रह सकती हैं। कुछ न कुछ नॉलेजेस आपको वो मिल सकते हैं जो अद्भुत हों, रेयर हों, और लोगों के पास ना हों। लेकिन केतु यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम ज़रूर देगा। जैसे आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन में यहाँ केतु आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र मूल नक्षत्र है, हम नक्षत्रों के माध्यम से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, और तीसरा है उत्तराषाढ़ा। अब जो मूल नक्षत्र है वो नक्षत्र नॉलेज के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, रिसर्च का नक्षत्र है, डीप है, एनालिटिकल स्किल्स के लिए, डेप्थ में स्टडीज के लिए, सब्जेक्ट्स मैटर की गहराइयों को जानने के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। लेकिन मूल नक्षत्र बेसिकली जो है अलक्ष्मी है इसकी देवी, तो इसका संबंध एक्सीडेंट से और इसका संबंध इनस्टेबिलिटी से है। तो ये नक्षत्र ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा है, फिलॉसफी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, गहराई के हिसाब से अच्छा है, लेकिन इसमें इनस्टेबिलिटीज है, स्टेबिलिटी की कमी है। तो ये इंसान को बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव नहीं करने देता, बार बार फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बहुत ऑस्पिशियस है, लेकिन शुक्र देव का नक्षत्र, और इस हाउस का संबंध लव एंड रोमांटिक लाइफ से भी है। और अगर शुक्र के नक्षत्र में केतु आएगा तो हमें उस तरफ डायरेक्ट कर लेगा। और तीसरा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा का सिर्फ एक ही चरण है, पहला चरण। तो ज्यादातर चार्ट्स में आप देखोगे कि ये मूल में या पूर्वाषाढ़ा में यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, उत्तराषाढ़ा में कम बैठा होता है। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य का ही लगन है, उसमें सूर्य की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। और उत्तराषाढ़ा भी आपकी लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है, यानी कि आपको लेट लाइफ में सक्सेस मिलती है, लेकिन नक्षत्र अच्छा है। अब देखिए, यहाँ पर तीनों ही नक्षत्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक हमें जो है इंस्टेबिलिटी देता है, एक्सीडेंट्स देता है। दूसरा नक्षत्र हमें लव लाइफ में या रोमांटिक लाइफ में पैशनेट बनाता है, लेकिन हमें वहाँ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है। अगर आपको किसी रोमांटिक लाइफ में पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र में बैठ के घुसा भी देगा, तो उसमें उसको ऐसा नहीं है कि उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। वो टेम्परेरी होगा, हार्ट ब्रेक्स होंगे,
और प्रॉब्लम्स होंगी। और तीसरा उत्तराषाढ़ नक्षत्र है जो लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है, उसमें भी अर्ली लाइफ में आपको कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब जो 9 नंबर राशि है वो ज्ञान की राशि है। बेसिकली ज्ञान आप ले सकते हो, फिलोसफिकल हो सकते हो, किसी फिलॉसफी को फॉलो कर सकते हो, और कुछ आप में वो गुण हो सकते हैं जो लोगों में नहीं है। आपकी जो फिलोसफिकल नॉलेज है उसमें गहराई हो सकती है। किसी रिसर्च के काम में भी आप जा सकते हो, एजुकेशनल फील्ड में भी आप जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, इवन इफ केतु इज कंसिडर्ड टू बी एग्जॉल्टेड, क्योंकि केतु का जो प्राइम मोटिव है वो तो मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है। तो केतु आपको किसी भी तरीके से गाइड करके या दुख दर्द दे के मोक्ष की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपका जो ये हाउस है ये हमारी अर्ली 20s का हाउस है बेसिकली, या लेट टीन एज का हाउस है, जिसमें हम सेकेंडरी एजुकेशन क्लियर करके और ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं, सर्टिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें केतु आपको एजुकेशनल परस्यूट से थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सेपरेट करेगा, आपका मन नहीं लगेगा, कुछ माइंड में एंग्जाइटी रहेगी। अब वो एंग्जाइटी मूल नक्षत्र की वजह से हो या शुक्र के नक्षत्र की वजह से हो, पूर्वाषाढ़ा की वजह से, लेकिन रहेगी। पूर्वाषाढ़ा में है तो आप रोमांटिक लाइफ में आ सकते हो, या कुछ ना कुछ आपकी हिडन रिलेशनशिप रह सकती हैं, और लेकिन उसमें भी सक्सेस मिलने के कम चांसेस रहते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये केतु है, केतु एक सेपरेशन का कारक है, अल्टीमेटली ये सेपरेट कर देता है जो पार्टनर्स, लव पार्टनर्स होते हैं। और दूसरा, यहाँ पर अगर हम चाइल्ड बर्थ को एनालाइज करें तो चाइल्ड बर्थ में भी अगर फीमेल का चार्ट है तो यहाँ पर ज़्यादा देखा गया है कि सिजेरियन के थ्रू या किसी सर्जरी के थ्रू या किसी इंस्ट्रूमेंट्स या फोर्सिबली यहाँ पर बच्चे का पैदा होना नज़र आता है। और अगर ये मेल चार्ट है तो आपको बच्चा होने के टाइम कुछ ना कुछ सफरिंग्स वगैरह को फेस करना पड़ता है किसी भी तरह की। उसमें स्पाउस का चार्ट देखना ज़रूरी है कि स्पाउस के चार्ट में भी ऐसा कोई योग तो नहीं है जहाँ 5th हाउस खराब हो या डिस्टर्ब हो। और बच्चा पैदा होने की लालसा जो है इंसान में कम रहती है, इंसान बच्चे चाइल्ड बर्थ से को अवॉइड करता है, चाइल्ड बर्थ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता अपनी लाइफ में। ये एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर। और देरी हो जाती है, 4, 5, 6 साल बाद बच्चा पैदा करने की इच्छा होती है। अब बच्चे पैदा भी हो जाते हैं तो आदमी का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ नज़र नहीं आती। और तीसरा है स्पेकुलेटिव गेंस। स्पेकुलेटिव गेंस में भी ये प्लेसमेंट कभी भी आपको धोखा दे सकती है। आप पैसा कमा भी सकते हैं और पैसा खराब भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु इज़ वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट्स। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके चार्ट में, और राहु जो 11th हाउस में बैठा हुआ है वो किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, या उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो फिर आप पैसा कमा सकते हैं। अगर यहाँ पर केतु मूल नक्षत्र में बैठ गया और राहु अर्द्रा नक्षत्र में बैठ गया तो ये प्लेसमेंट बहुत खराब हो जाएगी, तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो है यूँ कहना चाहिए क्रिएटिव स्किल्स। यहाँ पर क्रिएटिव स्किल्स आपकी अच्छी हो सकती हैं अगर केतु पूर्वाषाढ़ा में बैठा हुआ है, तो कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, आप में कुछ कला हो सकती है, एक्टिंग वगैरह में आपका काफ़ी नॉलेज हो सकती है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ये हाउस ही क्रिएटिव स्किल्स का है तो वो सिग्निफिकेंस तो देगा ही देगा आपको, और केतु के थ्रू देगा। केतु अगर पूर्वाषाढ़ा में शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये क्रिएटिव स्किल्स आपकी को अच्छी दे सकता है। लेकिन उसमें आपका शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए उसमें सक्सेस लेने के लिए। और दोस्तों, इस तरीके से ये आपको पंचम भाव के रिजल्ट्स देगा। पूर्व पुण्य की बात करें तो आप को यहाँ पर पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है। तो यहाँ कुछ ना कुछ हमें पे बैक ही नज़र आता है इंसान की लाइफ में, क्योंकि पूर्व पुण्य बेनिफिट यहाँ नज़र नहीं आता, पूर्व पुण्य सफरिंग्स नज़र आती हैं, पूर्व पुण्य सफरिंग्स नज़र आती हैं पिछले जन्म की। तो यहाँ बैठा हुआ केतु दोस्तों देखता है
आपके नवम भाव को। नवम भाव भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ का है, हायर नॉलेज का है, स्पिरिचुअलिटी का है, भाग दौड़ का है, वहाँ 1 नंबर राशि। तो इंसान एक्टिव बहुत होगा, उसकी ट्रैवल्स रह सकती हैं, भाग दौड़ रह सकती है, एम्बिशन उसका बिट्रेड रहेगा। मैरिड लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को लेके भी कई बार इश्यूज हो जाते हैं। और दूसरा, क्योंकि अगर यहाँ पर सप्तम भाव हमारा बहुत ही ज़्यादा संभला हुआ है, तो फिर हम बच्चों से ब्लेस्ड भी रहते हैं और बच्चों का साथ भी रहता है। अगर हमारा सप्तम भाव खराब है तो फिर यहाँ पर हमें बच्चों से डिटैच भी होना पड़ता है, और दूसरी शादी के बाद दूसरे वाइफ से भी बच्चे हमें करने पड़ते हैं, या ऐसी किसी लड़की या लड़के को ढूंढना पड़ता है जिसके ऑलरेडी बच्चे हों। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है केतु हमें अपना असर दिखाता ही है। तो अब यहाँ सप्तम भाव बीच में आ गया। सप्तम भाव जो है, क्योंकि देखिए जो 11वें घर में राहु बैठा है उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे है, और जो 11वां घर है वो हमारे नेटवर्क सर्कल का भाव है, और हमारा ऑब्सेशन 11वें भाव की। आदमी बहुत मेटेरियलिस्टिक हो जाता है इस एक्सिस में, आदमी पैसे के पीछे भागता है। और अब ये है कि राहु अपनी तरफ खींचने को अब कोशिश करता है। तो अगर राहु यानी कि 11वें भाव में हमें 11वें भाव से रिलेटेड फल देता है, और राहु सपोज आर्द्रा में बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि विवाह स्थान पे, तो विवाह को डिस्टर्ब भी कर सकता है अगर विवाह के घर का लॉर्ड यानी शनि खराब बैठा हुआ है तो इस तरीके से आपने इसको 360 डिग्री से इसको एनालाइज करना है। और अब नवम भाव के फल आपको नॉलेज के हिसाब से तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन दूसरी चीजों में इंफीरियर मिलेंगे, क्योंकि केतु की जहां दृष्टि पड़ेगी उस भाव से उससे चीजों को सेपरेट करेगा। लेकिन केतु जिन चीजों का कारक है, मोक्ष का, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो उन चीजों में यहाँ अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव भी ऑस्पिशियस है, नवम भाव भी ऑस्पिशियस है। तो कुछ ना कुछ इंसान की जो नॉलेज एक्विजिशन है वो अच्छी रहेगी, और फिलॉसफिकल व्यू रहेगा। और ऐसे लोग मिडिल एज के बाद 42 साल के बाद कभी कभी स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाते हैं, और केतु की दृष्टि लगन पे भी पड़ती है। केतु की जो नवम दृष्टि है वो लगन पे पड़ेगी। अब नवम दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो लगन में भी नहीं केतु का ही असर आएगा, और केतु तो इंसान को इम्प्रेस कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है कुछ स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए, और कुछ भ्रमित भी कर देता है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर मिलती हैं। तो अल्टीमेटली केतु यहाँ पर कोशिश पूरी करेगा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलने की, या ले जाने की, मोक्ष की तरफ ले जाने की। अगर आप केतु के इन्फ्लुएंस में आ गए तो आपको मटेरियल वर्ड से आपका मन थोड़ा सा उठ सकता है। अगर राहु का बोलबाला रहा, राहु बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है, राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, ऊंच का बैठ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर मटेरियल ऑब्सेशन के लिए आप भागते रहेंगे, मटेरियल गेन्स के लिए भागते रहेंगे। और अगर केतु गुरु की राशि में है, गुरु ऊंच का बैठ गया 12वें घर में, और केतु कहीं मूल नक्षत्र में बैठ गया, तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ले जा सकती है। अगर गुरु अष्टम में भी बैठ जाए तो भी आप मेडिटेशन में, आप ऑकल्ट नॉलेज में, मेडिटेशन में, मंत्रास में, आप इन चीजों में घुस जाएंगे। अगर गुरु पंचम में बैठ गया तब भी, गुरु का पंचम, नवम या द्वादश भाव में बैठने से केतु राहु से भारी पड़ जाएगा यहाँ पर, और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से केतु आपकी लाइफ में यहाँ पर फंक्शन कर सकता है और आपको इस तरह के फल दे सकता है। बहरहाल केतु पंचम भाव में हमें कई चीजों में डिस्ट्रैक्ट करता है, और वो है हमारी एजुकेशन, वो है हमारी बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल्स, और हमारा लव लाइफ, स्पेकुलेटिव गेन्स, इन चीज़ों में हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन नॉलेज, फिलॉसफी, रिलीजियसनेस, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी में अच्छे फल देता है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई है,
और अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एल्स विल सी यू टुमारो। हैव ए नाइस टाइम। गुड बाय। सी यू सून।